अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक के हवाले से। इनके सदर की पाकिस्तान की माशी इस्लाहात की तारीफ़ है। ऑफ कोर्स हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जितने ज़्यादा इनिशिएटिव गवर्नमेंट की जानिब से लिए गए, ख़ासकर पाकिस्तान की जो इकॉनमी का हम कह सकते हैं कि रिवाइवल है, वो तमाम चीज़ें इस बात को ऑफ कोर्स एक अक्कासी करते हुए दिखाई दे रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर इकॉनमी के हवाले से जितने इनिशिएटिव थे उसके इम्पैक्ट्स अब फ्रूटफुल एक हम कह सकते हैं वे में सामने आ रहे हैं। आज इसके हवाले से हम डिटेल डिस्कशन करेंगे कि कितना ज़रूरी है पाकिस्तान के इनिशिएटिव्स। हालांकि गवर्नमेंट ने काफ़ी अनपॉपुलर डिसीजंस भी लिए जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स भी हुई, बिजनेस कम्युनिटी भी काफ़ी सवाल करते हुए दिखाई दी, लेकिन उसके बाद जब उसके फ्रूट्स आना शुरू हुए तो सभी इस चीज़ को मानने लगे कि पाकिस्तान में वाकई इकॉनमी के हवाले से राइट डायरेक्शन देखी जा रही है। आज डिटेल डिस्कशन करेंगे और 30 खरब की मईशत बनने के लिए आबादी माहौलियाती तब्दीलियों से निमटना होगा। ये फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा है कि पॉपुलेशन एक बहुत जो हम कह सकते हैं कि अलार्मिंग इशू बनता हुआ दिखाई दे रहा है और इससे ऑफ कोर्स निमटना होगा क्योंकि इतना ज़्यादा एक हम कह सकते हैं पॉपुलेशन पर ईयर बढ़ रही है, ग्रोथ में इजाफा हो रहा है। तो ये यकीनन जो एक जितने भी आप एफ़र्ट्स कर लें, जितने भी आप जो है वो ग्रोथ के लिए, इकॉनमी के लिए एफ़र्ट्स कर लें, वो तमाम चीज़ें ज़ाया हो जाती हैं क्योंकि वो तमाम एब्जॉर्ब हो रही हैं पॉपुलेशन की, यानी कि बढ़ती हुई आबादी की वजह से। तो आज इसके हवाले से ही बात करेंगे और हम बात करेंगे डिजिटल अदायगियों के फ़रोग के हवाले से। स्टेट बैंक के लिए अरबों रुपए की सब्सिडी की मंजूरी है, ये भी आज डिटेल डिस्कशन करेंगे कि डिजिटल अदायगियाँ जो है वो कितना ज़्यादा इसका एक ऑनलाइन पेमेंट्स के हवाले से जो है वो कितना ज़्यादा इसका फ़रोग होना चाहिए। और साथ साथ हम देख रहे हैं कि जितना ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी इन द मीन्स ऑफ पेमेंट सिस्टम, उतना ही बेटरमेंट होगी डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से। आज हम ये भी बात करेंगे और साथ साथ हम बात करेंगे इक्तसादी तरक्की में अहम पेशरफ्त रेकोडिक के हवाले से। इस मंसूबे के लिए $6 अरब के आलमी फ़ंड मंजूर हो चुके हैं। तमाम हम कह सकते हैं पाकिस्तानियों को इस चीज़ की मुबारकबाद, क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं कि ख़ास कर अगर बात की जाए, अगर हम बात कर रहे हैं माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर की, तो इकॉनमी के अंदर सबसे एक अहम किरदार भी माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर अदा करते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर ख़ास कर $5 अरब यानी कि $5 की जो एक हम कह सकते हैं इंटरनेशनल फंडिंग्स है वो मंजूर हो रही हैं। बड़ा अच्छा साइन है। आज इसके हवाले से बात करेंगे, एक रिपोर्ट देखते चलते हैं, फिर वापस आते हैं, प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। मादनी वसाइल में सरमायाकारी न सिर्फ बरामदात बढ़ाने और ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम करने में मदद देती है, बल्कि सनती तरक्की, तवानाई और मादनी खुद कफालत और पायदार तरक्की की राहें भी खोलती है। वतन अजीज की मईशत में मादनी वसाइल का रिकॉर्डिक मनसूबा मुल्क की तरक्की का संगमील साबित हुआ है। रिकॉर्डिक मनसूबा पाकिस्तान के लिए खास तौर पर अहमियत रखता है। यहाँ से सोना और तांबे जैसे कीमती मादनियात हासिल होंगी जो आलमी सतह पर भी बड़ी मांग रहे हैं। हाल ही में SAFC की मामलत से अमरीका, जापान और दीगर आलमी मालियाती इदारों ने इस मनसूबे के लिए $6 अरब की खतीर फंडिंग की मंजूरी दी है, जिसमें वर्ल्ड बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक के जानिब से $1.05 अरब शामिल हैं। ADB के मुताबिक रिकॉर्डिक मंसूबा न सिर्फ आलमी सतह पर तांबे की कमी पूरी करने में मदद देगा, बल्कि पाकिस्तान में रोजगार के मौके पैदा करने, इलाकाई और समाजी तरक्की को फरोग देने और सरमायाकारी के नए दरवाजे खोलने में भी कलीदी किरदार अदा करेगा। माहिरीन का मानना है कि रिकॉर्डिक पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ी गैर मुल्की सरमायाकारी का अमली इजहार है, जो सूबाई और कौमी आमदनी में इजाफा करके मईशत को नई जहत देगा। SAFC के ताउन से ये मंसूबा पाकिस्तान के इक्तसादी तरक्की में बुनियादी सुतून की हैसियत इख्तियार कर रहा है। रिपोर्ट आपने देखी, तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। वी हैव गेस्ट ओवर जूम, हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अदनान पराचा साहब। आप वाइस चेयरमैन हैं पाकिस्तान ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर्स एसोसिएशन के, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अदनान साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। क्या कहेंगे, सबसे पहले ये बताइए कि ख़ास कर हम देख रहे हैं कि इकॉनमी के अंदर इतने इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, एक तरफ इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए रीजन में और ख़ास कर पूरी दुनिया से ही हम कह सकते हैं कि रेकोडिक जैसे मंसूबे के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट देखी जा रही है, वहीं रोजगार के मौके बहुत बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट के हवाले से कितना ज़्यादा आप पेनिट्रेशन देख रहे हैं और अब जो इकॉनमी के नंबर्स हैं वो कितनी एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं? जी, बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हमारा मुल्क उस रीजन में है जिसमें मादनियात की कमी नहीं है। अब जिस तरह हमारे SAFC ने और फील्ड मार्शल साहब ने और उनकी टीम ने जिस तरह इनिशिएटिव्स लिए मादनियात, माइंस एंड मिनरल्स के लिए, तो आपने गुज़िश्ता 2 साल में देखा है कि हमारे इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स का रुझान बना है पाकिस्तान की तरफ, स्पेशली हमारे बलूचिस्तान और KPK के एरिया के अंदर।
और मैं ये समझता हूँ कि आने वाले वक्त में इस वजह से जो मिनरल्स हमारे हैं उनकी यूटिलाइजेशन मुमकिन हो सकेगी और हमारी इकोनॉमी के अंदर एक अच्छा फिगर आएगा। और हम जो 3 साल पहले जो हमारी मीशत जो है जो स्लो डाउन हो गई थी, हमारे जो माइंस एंड मिनरल्स के ऊपर एक्सप्लोरेशन नहीं हो रही थी, उसको उस तरफ हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने और हमारे SIFC ने जो इनिशिएटिव्स लिए हैं, उससे हमारे सऊदी अरेबिया, अमेरिका और दूसरे ममालिक जो है उन्होंने इंटरेस्ट शो किया, वहाँ के इंटरनेशनल बायर्स आए हैं। आने वाले वक्त में लोकल मैन पावर का बिजनेस भी बढ़ेगा, जो हमारी वर्क फोर्स इस टाइम पे बैरून ममालिक की तरफ जिनका रुझान गुज़िश्ता 2-3 साल से देखने में आया था और हमारी जो इकोनॉमी थोड़ी स्लो डाउन हुई थी, अब वो रिवाइवल की सूरत हाल पे आ गई है। और अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता 1 साल में हम रेमिटेंसेस में भी हमारा बहुत खातिर नाफा हुआ है और हमने रिकॉर्ड $38 बिलियन की रेमिटेंसेस हासिल की हैं। और इस तरह हमारे FDIs में भी आने वाले 1 साल के अंदर इंशाल्लाह इन्वेस्टमेंट्स भी आएंगी और हमारी इकोनॉमी बेहतर होगी। इस आपने वक्त इन्वेस्टमेंट का जो जिक्र हमारे किया है तो अदनान साहब आपसे मैं पूछना चाहती हूँ, खासकर डिजिटल अदायगियों का फ़रोग हो रहा है, यानी कि ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही है। जितने ऑफिशियल चैनल्स हैं उनको यूज़ किया जा रहा है। अगर हम रेमिटेंसेस को थोड़ा सा देखें तो रेमिटेंसेस के ऊपर रेमिटेंसेस का बढ़ना हमारे लिए वाकई नीड ऑफ द आर भी थी और एक बड़ी खुशाइन बात है कि पाकिस्तान में पर ईयर $38 बिलियन से भी ज़्यादा के जो रेमिटेंसेस है वो बढ़ चुके हैं और नेक्स्ट ईयर के टारगेट्स भी मज़ीद ज़्यादा हैं कि कह रहे हैं कि कुछ लोग $40 बिलियन या $45 बिलियन तक जो है वो चले जाएंगे रेमिटेंसेस। लेकिन इसमें एक पॉइंट आ जाता है कि ट्रांसपेरेंसी के हवाले से तो किस तरीके से आप देखते हैं डिजिटल पेमेंट्स, अब पाकिस्तान में भी डिजिटल पेमेंट्स का फ़रोग है कि ऑनलाइन पेमेंट्स होनी चाहिए, थोड़ा सा एक कैशलेस इकोनॉमी को फ़रोग देना चाहिए, और दूसरा ये कि अगर हम रेमिटेंसेस को थ्रू ऑफिशियल चैनल्स देखते हैं पाकिस्तान में आते हैं तो इससे क्या फ़ायदा होता है और आप समझते हैं जो एक 100 आउट ऑफ कितने परसेंट जो है वो हम कह सकते हैं ओवरसीज़ जो पाकिस्तानीज़ हैं वो अपनी पेमेंट ऑफिशियल चैनल के थ्रू भेज रहे हैं? जी, इसमें देखें जो इस टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो सुनने में आ रहा है कि वो डिजिटलाइजेशन की तरफ हमारा मेन फोकस है, उसमें हम सब्सिडी भी दे रहे हैं स्टेट बैंक को, हमारी वफाकी हुकूमत दे रही है। उसमें मैं समझता हूँ तकरीबन 700 अरब जो रुपए हैं वो उसकी ट्रांसपेरेंसी हो सकेगी और हमारी जो अदायगी है उसके थ्रू होंगी, तो हमारे 700 अरब रुपया इंजेक्ट होगा, हमारे लीगल हो जाएगा वो पैसा। इससे लोकल रिवाइवल भी होगा बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी और डिजिटलाइजेशन से मैं समझता हूँ कि कैशलेस इकोनॉमी से हमारे ताजरों के अंदर भी एक खुद एतमादी बहाल होगी और जो इसके ऊपर जो चार्जेस थे उसके अंदर भी कमी देखने में आने की वजह से इस तरफ रुझान आएगा। इस मौके पे मैं दरख्वास्त करूंगा कि हमारे जो ताजिर बरादरी है हमारे पाकिस्तान की, स्पेशली जो लोकल हमारा बिजनेस करती है, उसमें बहुत सी इसमें तादाद ऐसी है जिनको आगाही देने की अक्सर ज़रूरत होगी, ताकि ये अगर प्रॉपरली इसकी आगाही दे दी जाए QR कोड के ज़रिए किस तरह पेमेंट होगी, उस पर क्या इंसेंटिव हमारे ताजिर बरादरी को मिलेगा, तो मैं समझता हूँ कि इसमें हम इकॉनमी के अंदर पैसा जो है डॉक्यूमेंटेड 700 अरब रुपए के करीब हम ला सकेंगे। इसके साथ साथ देखें जिस तरह बोनराज सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था और हमारे जो रेमिटेंसी में इजाफा देखने में आया, हमारी तकरीबन गुज़िश्ता साल से 4-4.5 अरब डॉलर की रेमिटेंसेज बढ़ी हैं। आने वाले साल में ये रेमिटेंसेज हमारी तकरीबन 4 से 5 बिलियन डॉलर और इसके अंदर इंक्रीमेंट पॉसिबल है। हमारा जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उसको प्लेटफॉर्म जैसे प्रोवाइड किए जाएंगे, स्पेशली जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी स्पेशली जो गल्फ स्टेट्स में और यूरोपियन कंट्रीज में रहते हैं, जी जी। उनका ज्यादातर इंटरेस्ट पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी के अंदर होता है। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह हमारी SIFC और फील्ड मार्शल साहब की टीम कर रही है, जिस तरह ओवरसीज पाकिस्तानी को अट्रैक्ट किया जा रहा है, तो फिजिकल ईयर 2025-26 के अंदर रेमिटेंसेज के अंदर 4 से 5 बिलियन डॉलर का इजाफा मुमकिन होगा और डिजिटल अदायगी के थ्रू थ्रू बैंकिंग चैनल जो हमारे रेमिटेंसेज हैं, चलें मैं अदनान समझता साहब, हूँ उसमें बिल्कुल भी इसमें इजाफा। इजाफा होगा। एम्प्लॉयमेंट कितनी इंक्रीज होगी, खासकर हम उस वर्क फोर्स की बात कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान से बाहर जाके अपने मुल्क के लिए अर्न करती है, अपनी फैमिली को भी यहाँ पर जो है वो पेमेंट्स भेजते हैं और ख़ासकर वो जब डॉलर्स में पेमेंट भेजते हैं तो पाकिस्तान को भी इससे फ़ायदा होता है थ्रू रेमिटेंसेज जो हम बात कर रहे हैं और इसमें इजाफा देखा जा रहा है। तो हमारे पास एम्प्लॉयमेंट कितनी बढ़ रही है, यानी कि कितने ज़्यादा हमारे पास जो हम कह सकते हैं कि मौके हैं, ऑप्शंस मौजूद हैं? जी देखें, एम्प्लॉयमेंट के लिए इजाफा तो मुमकिन है। हम तकरीबन 11 तकरीबन इस टाइम पे हम
7-7.5 लाख वर्क फोर्स हम ईयरली बेसिस के ऊपर मैन पावर एक्सपोर्ट कर रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज के अंदर। इसको 10 लाख तक लाया जा सकता है अगले 2 साल में। देखिए हमारा जो फोकस होना चाहिए, फोकस हमारे पास एजुकेटेड जो हमारे जो है जी। जो वर्क फोर्स है वो हमारी अगर उसको हम भेजें, प्रोफेशनल लोग उसको भी भेजें और हमारी हाईली स्किल्ड वर्क फोर्स की तरफ हम फोकस करें, तो उनको ट्रेन करके भेजें, तो उससे हमारी रेमिटेंसेस खातिर बेहतर होगी। क्योंकि इस टाइम पे हमारे यूरोपियन कंट्रीज के अंदर वर्क फोर्स की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे हमें हमें इंजेक्ट करनी पड़ेगी हमारी वर्क फोर्स को। जो हमारे यहाँ पे एक्सपीरियंस लोग हैं स्पेशली उनको हम इंजेक्ट करेंगे, तो वो वहाँ से एक्सपीरियंस लेके पाकिस्तान के अंदर आने वाले वक्त के अंदर बहुत अच्छा आपको फीडबैक दे सकते हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। इस टाइम पे हमारी वर्क फोर्स के अंदर कमी देखने में आ रही है, उसको मैं फील्ड मार्शल साहब से और उनकी टीम से दरख्वास्त करूंगा कि इस पे हमें सबको मिलकर फोकस करना होगा। और इसके अंदर इजाफा मुमकिन है, स्पेशली हमारी गल्फ स्टेट्स के अंदर। हमारे जो इस टाइम पे सऊदी अरेबिया मेन सेक्टर है, वहाँ पे रिक्वायरमेंट है। यूएई की तरफ हमें अपनी खारजा पॉलिसीज को बेहतर बना के वहाँ पे वर्क फोर्स बढ़ाई जा सकती है। हमारी मेन चंक है ही गल्फ स्टेट्स। हमारी गल्फ स्टेट्स के हम थोड़ा सा अफेक्टेड हैं, उसकी तरफ हमें फोकस करना होगा। हाँ, हमारी जो मैन पावर है अदनान वो भी साहब, अब गल्फ अगर स्टेट्स की यूएस के तरफ हवाले मुंतकिल से करना हमारे है। पास टैरिफ में इतनी आसानी हुई है, तो एम्प्लॉयमेंट यानी वर्क फोर्स के हवाले से यहाँ की भी मार्केट ओपन हो जाती है हमारे लिए। जी, मार्केट तो हमारी पूरी दुनिया ओपन है। देखें, यूएस की मार्केट हमारे लिए ऊपर है, प्रोफेशनल लोग, हाईली स्किल्ड वर्क फोर्स उनको रिक्वायर्ड है। यूरोपियन साइड पे हमारी हाईली, देखिए यूरोपियन साइड पे, अमेरिका वाली साइड पे तो हाईली स्किल्ड और प्रोफेशनल लोगों की बहुत अच्छी जी। जरूरत है। अब देखिए इस सिस्टम को बनाने की जरूरत है हमें। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह फील्ड मार्शल साहब की टीम काम कर रही है, आने वाले कुछ महीनों में इसमें सिस्टम देखने में आएगा। क्योंकि लोगों के पास आगाही नहीं है, मेनली जो हमारे जो वर्क फोर्स अवेयरनेस की भेजने वाले ज़रूरत हैं है। हमारे पास भी बिल्कुल कमी सही है। फरमाया अदनान साहब, हमें थोड़ा सा इसको अवेयर भी करने की ज़रूरत है और ख़ासकर ट्रांसपेरेंसी होगी वो डॉक्यूमेंटेशन को काफ़ी फ़रोग मिलेगा। वेल, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद रहे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस अदनान पराचा साहब ने हमें ज्वाइन किया था। ख़ासकर हम ये देख रहे हैं कि जो ओवरऑल पाकिस्तान की इकॉनमी की कंडीशन है वो इतनी बेटरमेंट की तरफ है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी इस बात को सराहा है, तारीफ की है कि पाकिस्तान की इकॉनमी के नंबर्स जो हैं वो एक बेटर कंडीशन में और एक ट्रैक पे दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से हम डेली बेसिस पे एक इंक्रीज इन द नंबर्स देख रहे हैं। 100 इंडेक्स अपडेट्स, हमारे पास अपडेट्स हैं, लेट्स हैव अ लुक आज की मार्केट में क्या अपडेट्स हैं। जी, 100 इंडेक्स अपडेट्स में सबसे पहले ओपन हुई मार्केट 1,47,494.03 के लेवल पर। हायर साइड पे मार्केट गई 1,48,042 एंड लोअर वाज 1,47,209.55। फाइनली क्लोजर 1,47,343.5, यानी कि आप देख रहे हैं कि 1,48,000 के लेवल को टच करके मार्केट ने दोबारा पॉइंट्स लूज़ किए और क्लोजर एक सस्टेनेबल एक फ्लैट नोट पे दिखाई दे रहा है, यानी कि 150.53 का डिक्लाइन आज की मार्केट में देखा गया। दिस इज़ द सेकंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन और कल के दिन लास्ट ट्रेडिंग सेशन होगा। लेट्स सी कि मार्केट कैसा बिहेव करती है, बट इस वीक के अंदर थोड़ा सा हम कह सकते हैं प्रॉफिट टेकिंग और एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड अमिट फ्लैट नोट देखा गया। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, हम देख रहे हैं कि खासकर विमेंस के हवाले से एक न्यूज़ है कि ये जो इनकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, इसके लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और ख़ासकर यूएन विमेन पाकिस्तान में जो एक जॉइंट वेंचर है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे हमारी पाकिस्तान की जो औरतें हैं उनके लिए एक फ़ाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होगी और तमाम औरतों को जब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलेगी तो उनकी भी एक इंडिपेंडेंस जो है वो बढ़ती हुई दिखाई देगी, यानी कि उनका एक लाइफ स्टाइल है वो बेहतर होते हुए दिखाई देगा। आज इसके हवाले से हम बात करेंगे, ख़ासकर एजुकेशन के हवाले से बहुत काम होगा इसके ऊपर, आज हम ये डिटेल डिस्कशन करेंगे। साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि सैलाबी सूरत हाल से माली दबाव और ग़िज़ाई सप्लाई मुतासर होने का ख़दशा है। क्या क्या इम्पैक्ट होगा, ख़ासकर हम देख रहे हैं कि फ़्लड के हवाले से इशूज़ बढ़ रहे हैं। लास्ट 3 ईयर्स बिफोर हमने देखा था कि जब 3 साल पहले एक फ़्लड आया था जिसकी वजह से पाकिस्तान में काफ़ी डैमेज हुआ था।
क्रॉप्स के हवाले से आपको याद होगा, और बहुत ज़्यादा एक हमें इकॉनमी पे एक डेंट लगा था। उस वक्त भी यूनाइटेड नेशंस से मुलाकात हुई थी, और उस वक्त के जो उनके डायरेक्टर थे एंटोनियो गोंथरेस, वो पाकिस्तान आए थे। प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब उस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर थे, और उस वक्त उन्होंने मुलाकात की थी और पाकिस्तान की सही पिक्चर जो कि इकॉनमी को डेंट लगा था वो तमाम पोर्ट्रे की थी, जिसकी वजह से इंटरनेशनली हमने एक अच्छा अमाउंट प्लेज हुआ था, लेकिन वो भी हमें इतना हेल्पफुल साबित नहीं हुआ था जितना हमारी एक अपनी एफर्ट के बाद हमें ये एक इम्पैक्ट आया था। तो इस बार भी फ्लड आया है, इस बार भी इकॉनमी को नुकसान हो सकता है। ऑफ कोर्स जहाँ हम इतने ज़्यादा ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, जहाँ इतना ज़्यादा कारोबार की तरफ जा रहे हैं, जहाँ इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ जा रहे हैं, वहीं अभी ये एक नेचुरल डिज़ास्टर है। तो लेट्स सी कि इसके ऊपर क्या क्या चीज़ें होते हैं, और ग़िज़ाई सप्लाई यानी कि अगर फूड सप्लाई के हवाले से बात करें और ये मुतासर होगी तो यकीनन जो है वो ये एक ह्यूमैनिटी पे भी जो है एक इशू होगा। तो आज इसके हवाले से हम बात करेंगे क्या क्या नुकसानात हो रहे हैं, कैसे इससे निपटा जाएगा, और ऑफ कोर्स गवर्नमेंट के इनिशिएटिव बहुत मैटर कर रहे हैं, वो काफ़ी हद तक कीन है सुबह शाम की ये इस पे काम हो। साथ साथ हम पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के हवाले से बात करेंगे। इसका एक बायलैटरल ट्रेड को तकरीबन $2 बिलियन तक ले जाने का फैसला किया गया है, और ये एक टारगेट सेट किया गया है, कितना इंपॉर्टेंट है आज हम ये भी डिस्कस करेंगे। एंड अनदर न्यूज़ इज़ ML1 मंसूबा यानी कि ML1 प्रोजेक्ट के हवाले से ADP ने माली ताउन करने के लिए जो है वो एक अपनी यकीन दहानी करवाई है। ये भी एक हमारे लिए अच्छा इनिशिएटिव है, ख़ासकर जितना इंफ्रास्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान में और बिजनेसेस को फ़रोग देने के लिए उतना ही जल्दी इस पे काम हो रहा है। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। वी हैव अ गेस्ट इन लाहौरिस्ट, हमारे साथ मौजूद हैं जवाद रिजवी साहब। आप एनालिस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जवाद साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। क्या कहेंगे, हम देख रहे हैं ख़ासकर जो गवर्नमेंट की जानिब से इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, वहीं जो फीमेल्स हैं उनके लिए भी एक इनिशिएटिव लिया गया है, इनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना है, और दूसरा ये कि ख़ासकर हम देख रहे हैं कि यूएन विमेन पाकिस्तान की तरफ से जॉइंट वेंचर किया जा रहा है स्टेट बैंक के और यूएन विमेन पाकिस्तान का। तो कितना इंपॉर्टेंट है ये, क्या क्या फ़ायदा होगा इससे? ख़ासकर इससे पहले हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे, पिंक क्रेडिट कार्ड्स या फिर हम बाइक्स के हवाले से या बसेस के हवाले से कुछ ना कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स एक कन्फाइंड फीमेल्स के लिए भी लेते हुए देख चुके हैं। जी वालेकुम सलाम नताशा। इसके अंदर आप देखें जब से ये हुकूमत आई है उन्होंने दो सेक्टर्स जो हैं सेगमेंट सोसाइटी के उनको बहुत फोकस किया, एक यूथ है और दूसरी वुमेन है। और जो मौजूदा हुकूमत है उसका बहुत ज़्यादा फोकस वुमेन एम्पावरमेंट बहुत है। और वुमेन एम्पावरमेंट की जब बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा एम्पावरमेंट उस वक्त मिलती है जब वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती है। खातून खाना जब उसकी डिपेंडेंस जो माशी तौर पे आज़ाद हो जाती है अपने जो मेल मेंबर्स हैं फैमिली के उनसे, तो उसकी जो एम्पावरमेंट है सबसे ज़्यादा होती है, वो अपने फैसले आज़ादाना कर सकती है। जब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, वुमेन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी की बात करते हैं, वुमेन इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं, तो उसके लिए हमें सबसे ज़्यादा पहले वुमेन एम्पावरमेंट करने के लिए उसको माशी तौर पर आज़ाद करना होगा। ये वो स्टेप है जिसके लिए गवर्नमेंट ने काम करना शुरू किया। स्टेट बैंक जो है यूएन इन वुमेन के साथ मिलकर जॉइंट वेंचर कर रहा है, जिसके अंदर आप देखेंगे कि आपकी औरतों को एक तो एक आपके अर्बन एरियाज़ की ख़वातीन हैं, वो ऑलरेडी किसी ना किसी तरीके से इकॉनमी में इंटीग्रेट हुई हुई हैं, वो अपनी इकॉनमी में कंट्रीब्यूट कर रही हैं, फैमिली इकॉनमी में, नेशनल इकॉनमी में। लेकिन उसके साथ साथ हमारी रूरल वुमेन भी है जो कंट्रीब्यूट तो कर रही है, साथ कर रही है, लेकिन उसकी रिफ्लेक्शन नहीं है। तो ये वो फैक्टर हैं जिसकी वजह से उसकी जो एफर्ट्स हैं वो नज़र नहीं आती। इन स्टेप्स के साथ आपको नज़र आएगा कि जो वुमेन की एफर्ट्स हैं इकॉनमी में वो नज़र आएंगी। उसको क्या नाम है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस दी जाएगी, उसको अपनी जो इनकम है उसको मामले में इंडिपेंडेंस दी जाएगी और वो अपने फैसले कर सकेगी। मसला अगर हम गांव देहात वगैरह में जाते हैं तो हम देखते हैं कि मर्दों के साथ औरतें शाना बिशाना खेतों में भी काम करती हैं, मवेशी भी पालती हैं, उनकी देखभाल भी करती हैं, लेकिन जब उनकी इकॉनमी की बात आती है, उनके फैसलों की बात आती है फाइनेंशियली, तो वो फैसले मेल मेंबर्स कर रहे होते हैं। लेकिन ये जो अब स्टेप्स लिए जा रहे हैं उसके अंदर जो उनकी एफर्ट्स हैं, जो वो काम कर रही हैं, वो उनके ही किटी में जाएंगी। उनकी जो एम्पावरमेंट की जाएगी, उनको इंडिपेंडेंस दी जाएगी कि वो अपने कामों को, अपने फाइनेंशियल जो कंट्रीब्यूशन है उसको अपने ही तरीके से उसको कंज्यूम भी कर सके, उनको लिटरेट किया जाएगा, उनको एजुकेट किया जाएगा, उनको उस तरफ लेके जाया जाएगा।
राइट जवाद साहब, हम ये भी देख रहे हैं कि खासकर पाकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान के हवाले से बात की जाए तो बायलैटरल रिलेशंस को और स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। $2 बिलियन तक ट्रेड बढ़ाने का जो एक टारगेट है वो सेट किया गया है। रीजन के अंदर हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, वहीं हर कंट्री के साथ हमारे अपने ही कोई रिलेशन बिल्डअप हो रहे हैं। तो बिजनेसेस के हवाले से कैसे देखते हैं इस अपॉर्चुनिटीज़ को? देखें, पाकिस्तान और जो उज़्बेक बिजनेसेस हैं उनके आपस में ऑलरेडी बहुत अच्छे बायलैटरल टाइज़ हैं। पाकिस्तानी बिजनेसेस बहुत ज़्यादा उज़्बेकिस्तान की मार्केट के ज़रिए सेंट्रल एशियन स्टेट्स की मार्केट है उसको एक्सेस करने की एफर्ट करते रहते हैं। अब गवर्नमेंट की पैटर्नेज के साथ वो जो एक्सेस है 2 बिलियन मार्केट की जो टारगेट की जा रही है वो ज़्यादा एक्सेलरेट होगी। हमारे ऑलरेडी बहुत सारे बिजनेसेस जो हैं अपनी सेल्फ एफर्ट की बेस के ऊपर उज़्बेकिस्तान के साथ ट्रेड कर रहे हैं। आप देखेंगे लाहौर में भी उज़्बेक हाउस बना हुआ है ट्रेड का। इस तरह मुख्तलिफ जो सिटीज़ हैं उसमें जो बिज़नेस कम्युनिटी है उन्होंने उज़्बेकिस्तान के साथ मिलकर अपने टाइज डेवलप किए हुए हैं। लेकिन अब जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है उसने इस जो एफर्ट को, क्योंकि पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के भी अच्छे बायलैटरल रिलेशंस हैं और वो उस रिलेशंस को पाकिस्तान गवर्नमेंट और एक्सपेंड कर रही है। उसके अंदर टारगेट ये कर रही है कि इस रिलेशन को बूस्टअप किया जाए फॉर द म्यूचुअल इंटरेस्ट, कि दोनों जो क्या नाम है कंट्रीज़ हैं उनके म्यूचुअल इंटरेस्ट को लुक आफ्टर करते हुए ट्रेड को एक्सपेंड किया जाए। पाकिस्तान जब उज़्बेकिस्तान को रीच करता है, उसकी मार्केट में जाता है, तो ये जहन में रखें कि उज़्बेक मार्केट इज़ नॉट ओनली उज़्बेक मार्केट, ये हमारे लिए जो बाकी क्या नाम है सेंट्रल एशियन स्टेट्स की कंट्रीज़ की स्टेट्स हैं उसके लिए हमारी मार्केट के नाम है दरवाजे खोलती है, हमारे लिए रशिया की मार्केट के दरवाजे खोलती है। क्योंकि उज़्बेकिस्तान आगे कनेक्टेड है सारी जो रीजनल इकॉनमीज़ हैं, रीजनल कंट्रीज़ हैं, रीजनल स्टेट्स हैं उसके साथ। उज़्बेकिस्तान है, काज़ाकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, ये सारे कंट्रीज आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। When we land in the Uzbekistan, we have market of a product in Uzbekistan, we are naturally getting the pathway for the next country. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम उज़्बेकिस्तान के साथ अपने बायलैटरल ट्रेड को $2 बिलियन पे लेके जाते हैं तो ये आने वाले दिनों में जब हम इस $2 बिलियन को फर्स्ट माइलस्टोन को अचीव करेंगे तो हमारी एक्सपेंशन होगी और हम दूसरे जो रीजनल कंट्रीज़ हैं उसमें भी अपने एक्सपोर्ट्स को डॉलर्स के टारगेट होंगे तो यकीनन इससे बहुत फ़ायदा होगा क्योंकि हमारा क्यूमुलेटिव जो अमाउंट है बहुत बढ़ जाएगा। अच्छा, मैं जवाद साहब आपसे पूछना चाहती हूँ, खासकर ये जो एक हम कह सकते हैं बढ़ती हुई पॉपुलेशन है, ये भी एक अलार्मिंग सिचुएशन इख्तियार कर रहा है। तकरीबन 30 खरब की जो एक मईशत बनने के लिए आबादी और माहौलियाती तब्दीलियों को कंट्रोल करना होगा, इससे निमटना होगा, ये फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा है। तो एक तरफ हमारे पास जो फ्लड की सूरत हाल है ये भी एक इशू क्रिएट कर रही है, खासकर हम ये देख रहे हैं कि फाइनेंशियल जो एक दबाव है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और फूड सप्लाई भी मुतासर हो रही है, इससे इसका खदशात हैं इसके। तो क्या कहेंगे, गवर्नमेंट इतना ज़्यादा काम कर रही है लेकिन उसके बावजूद अगर नेचुरल डिज़ास्टर्स आ जाते हैं उससे भी निमटना है, चैलेंजेस से भी निमटना है, फिर आगे अपने लिए जो एक डिप्लोमेसी है या बिजनेसेस हैं या जो रिलेशंस है बायलैटरल उनको भी मजबूत करना है। तो ये कैसा वक्त है और ख़ासकर इसके ऊपर गवर्नमेंट अभी क्या क्या फैसले कर रही है फ्लड के हवाले से? जी देखें, जो कुदरती आफात हैं उनसे कोई इंसान या कोई हुकूमत अकेला या तनहा लड़ाई नहीं कर सकती। पाकिस्तान बदकिस्मती से इस वक्त जो है जो जिस क्लाइमेट चेंजेस का सामना कर रहा है वो पाकिस्तान की क्रिएट की हुई नहीं है। पाकिस्तान जो है दुनिया के टॉप कंट्रीज़ में क्लाइमेट इफेक्टेड कंट्रीज़ हैं, नंबर 2 आता है, जबकि पाकिस्तान का जो कार्बन एमिशन में कंट्रीब्यूशन है वो पहले टॉप 10 कंट्रीज़ में नहीं है। तो ये वो एक फैक्टर है जिसकी बेस पे हमें अपने आप को गेज करना है और इंटरनेशनल मार्केट को, दुनिया को बताना है कि वी आर द इफेक्टिव, वी आर नॉट द कंट्रीब्यूटर ऑफ द क्लाइमेट चेंजिंग। फर्स्ट थिंग ये है। दूसरी बात ये है कि अब ये जो क्लाइमेट चेंज जो हमारे डेवस्टेटिंग फ्लड शुरू हुए हैं और इसने हमारे इस वक्त पूरे पंजाब को लपेटा हुआ है, इसका खौफनाक इम्पैक्ट आप देखेंगे आने वाले दिनों में हमारी जीडीपी पे भी आएगा, हमारे माशी इकनॉमिक इम्पैक्ट आएगा। इसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं। हमारी इकॉनमी जो है उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर से आता है। ये जो फ्लड है इसने हमारे जीडीपी को, जो हमारा एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन है उसको अफेक्ट करना है। हमारा लाइफ स्टॉक इसमें जाके अफेक्ट हुआ है, इसमें हमारी जो अभी सीज़न की सारी क्रॉप्स जो हैं वो अफेक्ट हुई हैं और इसका नतीजा ये निकलेगा कि अभी आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जो हमारी स्टैंडिंग क्रॉप्स थी, स्पेशली जो हमारी डेली यूजेबल आइटम्स हैं, एडिबल्स जो वेजिटेबल्स हैं, वो अफेक्ट करेगी। फिर हमारा बहुत ज़्यादा जो है फॉडर जो है वो अफेक्ट करेगा। फिर हमारी राइस जो है जिसकी हमारी एक अच्छी एक्सपोर्ट है वो भी इससे हो सकती है अफेक्ट करेगी। लेकिन ये तमाम एस्टिमेट्स अभी जब हमारा फ्लड ये ज़रा डाउन स्ट्रीम जाएगा, पानी उतरेगा नीचे, तो पता लगेगा, एस्टिमेट्स होंगे कितना नुकसान कहाँ पे हुआ है। लेकिन ये एक मेजर लॉस है। गवर्नमेंट अपनी ऑल आउट एफर्ट्स कर रही है,
NDMA ساتھ لگا ہوا ہے, PDMA ساتھ لگا ہوا ہے. اور یہ ایک اچھی جو خوش آئند بات ہے کہ ابھی تک ہم دیکھیں کہ جو ہیومن کیجویلٹیز ہیں وہ بہت منیمم رپورٹ ہوئی ہیں. کل تک وہ 7 یا 8 تھی, تو اللہ کرے ہماری جو ہیومن کیجویلٹیز ہیں وہ اور نہ ہوں, اور جو ہمارا جو جانور کا یا لائف سٹاک کا یا ایگریکلچر کا لاس ہے وہ بھی کچھ کم ہو جائے. لیکن یہ کہ ابھی ہم اس کا ایسٹیمیٹ کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ پریلیمنری اسٹیج پہ ہے. جواد صاحب بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ لاسز جو ہے وہ کرٹیل ہو جائیں گے, اور یقیناً گورنمنٹ اس پہ کافی انیشیٹو لے رہی ہے, ڈیلی بیسس پہ دن رات کام ہو رہا ہے, یقیناً اس کے نتائج بھی دکھائی دیں گے. ویل تھینک یو سو مچ, آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. اکانومی کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیٹیلز خاص کر جو ایک آ رہی ہیں کے حوالے سے وہ انکریز ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. یہی چیلنجز ہیں, چیلنجز سے بھی نمٹنا ہے, آگے بھی بڑھنا ہے, اور یہی لائف ہے. دیٹ از اٹ. پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.